हेलो। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द इकोनॉमिक्स पॉइंट पर। जहां तक आपको सूचना मिल गई होगी, जो भी लोग जीडीसी या जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। कह सकते हैं आप कि जीडीसी का एग्ज़ाम और जीआईसी का एग्ज़ाम, दोनों ही एग्ज़ाम की प्री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। जीडीसी का एग्ज़ाम जो होगा आपका, वो कब होगा? वो होगा 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल 2021 को। और जो जीआईसी का एग्ज़ाम है वो 20/6/2021 यानी 20 जून 2021 को होगा। मित्रों, ये तो रही एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट, क्योंकि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आइए हम एड्सवर्थ के मॉडल को देखते हैं। एड्सवर्थ के मॉडल में हम क्या पाएंगे, क्या फाइंडिंग। देखिए, कोई भी मॉडल आप पढ़ रहे हैं उसको दूसरे मॉडल से लिंक करना सीखना होगा। जब तक आप दूसरे मॉडल से लिंक नहीं करेंगे, आपको उस मॉडल की उपयोगिता, साथ ही साथ आगे आने वाले मॉडल की आलोचना या किस तरह से इस मॉडल की आलोचना हुई और दूसरे अर्थशास्त्री ने अपना मॉडल दिया, ये एक होता ना कि एक टर्म स्थापित करना, दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, जो मॉडल आज आप पढ़ रहे हैं उसको कुर्नो से कंपेयर कीजिए, उसको बर्ट्रैंड से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आपके लिए न सिर्फ पढ़ने में आसानी होगी, बल्कि आप उसके रिजल्ट्स को भी अच्छे से माइंड में रख पाएंगे। या अलग से एक पेज पर बना के लिख लीजिए कि कुर्नो के क्या रिजल्ट्स हैं, बर्ट्रैंड के क्या रिजल्ट्स हैं, एड्सवर्थ के क्या रिजल्ट्स हैं, इस तरह से। ठीक है, आइए आज हम एड्सवर्थ के द्वैधिकार मॉडल को शुरू कर रहे हैं। एड्सवर्थ के द्वैधिकार मॉडल में क्या बातें होंगी? सबसे पहले, अगर आप कुर्नो और बर्ट्रैंड को आपने नहीं पढ़ा है तो आप वापस जाइए, कुर्नो और बर्ट्रैंड को दिए गए प्लेलिस्ट से पढ़िए और उसके बाद आप एड्सवर्थ के मॉडल को पढ़िए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एड्सवर्थ का मॉडल। एड्सवर्थ का मॉडल को आप इनको किस पूरा नाम इनका क्या है? एफ वाई एड्सवर्थ। क्या नाम है इनका पूरा नाम? एफ वाई एड्सवर्थ। देखिए, मैंने कहा मॉडल को मॉडल से लिंक करना है, लेकिन आप अर्थशास्त्रियों के बारे में भी एक कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एफ वाई एड्सवर्थ को आपने और कहां पर पढ़ा है और कहां पर समझा है? आप पाएंगे कि अनधिमान वक्र है ना, बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा अनधिमान वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा होगा, तटस्थता वक्र इसको कहते हैं। तो अनधिमान वक्र की सबसे पहले परिकल्पना किसने दी थी? एफ वाई एड्सवर्थ ने दी थी। एफ वाई एड्सवर्थ ने इसको किस सेंस में दिया था? इन्होंने कहा कि अगर दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में दो वस्तुओं का विनिमय हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? अनधिमान वक्रों की सहायता से उन्होंने उस विनिमय संतुलन को स्थापित करने का प्रयास किया था। तो एफ वाई एड्सवर्थ को आप और किस लिए जानते हैं? किसके लिए जानते हैं? अनधिमान वक्र के लिए। कि सबसे पहले अनधिमान वक्र का प्रतिपादन, परिकल्पना किसने की थी? एफ वाई एड्सवर्थ ने की थी। लेकिन आप यहां पर क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ रहे हैं क्या? एड्सवर्थ का द्वैधिकार, डियोपोली का मॉडल। और इस मॉडल में आप क्या पढ़ेंगे? आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आपने अब तक कुर्नो को पढ़ा है ना? कुर्नो को आपने पढ़ रखा है। तो एड्सवर्थ क्या करेंगे? एड्सवर्थ कुर्नो के मॉडल की आलोचना करेंगे और वो कहेंगे कि कुर्नो क्या मानता था? कुर्नो का मानना था कि एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के उत्पादन स्तर को स्थिर मानता है। लेकिन एड्सवर्थ क्या कहेंगे? एड्सवर्थ कहेंगे नहीं, मैं इसको नहीं मानूंगा। ठीक है, वो क्या मानेंगे? वो बर्ट्रैंड की तरह किसको मानेंगे? वो मानेंगे कि एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के कीमत स्तर को स्थिर मानकर चलता है, स्थिर मानता है। ठीक है, पूरी तरह से बर्ट्रैंड की तरह इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की तुलना में, एक अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के कीमत स्तर नहीं, कीमत लिखिए इसको, कीमत को
स्थिर मानता है। ठीक है, यानी सपोज कीजिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक विक्रेता है ए, दूसरा विक्रेता है बी। ठीक है, ए क्या मान के चल रहा है? ए मानकर चल रहा है कि मान लीजिए इसने प्राइस रख दी प्रारंभ में P0 या P1 प्राइस रख दी। बी ने क्या किया, सबसे पहले फर्म किसने प्रवेश किया? ए ने बाजार में प्रवेश किया, उसने कीमतों को कितना रखा? P1 के बराबर। बी ने उसके बाद प्रवेश किया, बी ने क्या किया? P1 से कम कीमत P2 रख दी, इनकी तुलना में कीमत कम रख दी। और जब कीमत कम रख दी तो ए के उपभोक्ता बी की ओर जाने लगे। ठीक है, अब ए ने क्या देखा? ए ने देखा कि बी ने कीमतों को घटाकर P2 कर दिया है, तो वो क्या करेगा? वो कीमतों को और घटाकर क्या कर देगा? P3 कर देगा। क्या सोचकर करता है वो P3? वो यह मानकर करता है कि बी अपनी कीमत को P2 पर ही रखेगा। ऐसे में जो बी के उपभोक्ता हैं किसकी तरफ आने लगेंगे? ए की तरफ आने लगेंगे, है ना? और इस तरह से कीमतों में परिवर्तन की एक श्रृंखला बन जाएगी, कीमतों में परिवर्तन की प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला बन जाएगी, रिएक्शंस की एक चेन बन जाएगी। और उसी को एजवर्थ मॉडल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एजवर्थ ने किस तरह से द्वैधिकार मॉडल में अपने दो विक्रेताओं को लेकर संतुलन की बात की कि किस तरह का संतुलन होगा। आइए, हमने आपको क्या बताया? हमने कहा FY एजवर्थ हैं, इन्होंने कुर्नो मॉडल की आलोचना की है। किस सेंस में? कि एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के उत्पादन स्तर को स्थिर मानता है। इन्होंने अपने मॉडल में क्या माना? कि एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता के कीमत को स्थिर मानेगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, एजवर्थ ने इसमें 3 और मान्यताएं ली हैं, बाकी सभी मान्यताएं उत्पादन स्तर वाले को छोड़कर। ठीक है, सभी मान्यताएं कौन सी हैं? सभी मान्यताएं हैं कुर्नो की, उत्पादन स्तर वाले को छोड़कर। इसके अलावा इन्होंने 3 और मान्यताएं ली हैं, और वो 3 और मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो पहली मान्यता क्या है? पहली मान्यता है कि जो भी विक्रेता उत्पादन कर रहे हैं उनकी उत्पादन क्षमता असीमित तो हो नहीं सकती। कैसी होगी? सीमित होगी। उत्पादन क्षमता सीमित होगी। ठीक है, उनकी जो उत्पादन क्षमता या उत्पादकीय क्षमता, लिख लीजिए इसको, उत्पादकीय क्षमता सीमित होगी। दूसरी मान्यता इन्होंने क्या ली है? दूसरी मान्यता इन्होंने ली कि अल्पकाल में वस्तु की कीमतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। यानी इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि कोई विक्रेता अल्पकाल में अधिक कीमत भी वसूल कर सकता है। इसके बाद तीसरी मान्यता इन्होंने क्या ली? तीसरी मान्यता ली इन्होंने कि जो बाजार भाग है, जो बाजार मांग का भाग है, जो बाजार मांग का बराबर हिस्सा दोनों विक्रेताओं में बांट दिया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? इन्होंने पहले लिया कि उत्पादकीय क्षमता सीमित होगी, यानी ऐसा नहीं है कि वह कीमतों को 0 कर देंगे और पूरा का पूरा जितना मांग है उतना उत्पादन करने लगे। भाई, व्यक्ति 0 क्यों करेगा? कीमतों को 0 क्यों कर देगा? जैसा बर्टन मान चुके थे कि भाई पूर्ण प्रतियोगिता क्षमता पे पहुंच जाएगा, कीमत MC के बराबर हो जाएगी और वो 0 भी होगी, 0 होगी। इन्होंने कहा कि उत्पादकीय क्षमता सीमित है, यानी अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे कि हमने इसमें क्या लिया है, इस पे हमने नीचे वाले एक्सिस पे क्या लिया है? क्वांटिटी, मात्रा को लिया है। DA क्या दिखा रहा है? जो आपका DA है वो A का बाजार मांग है, A की वस्तु के लिए बाजार मांग है, A की वस्तु के लिए बाजार मांग है।
इसी तरह से डी बी क्या है, ये जो डी बी है वो क्या है, वो बी वस्तु के लिए बाजार की होगी। जो बी की वस्तु है उसके लिए बाजार मांग को कौन सी रेखा दिखा रही है, डी बी। कीमतों को हम कैसे दिखा रहे हैं, कीमतों को हम ओडी एक्सिस पर दिखा रहे हैं, ओडी अक्ष पर हम कीमतों को ले रहे हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या पहली मान्यता ली है कि उत्पादकीय क्षमता सीमित होती है, यानी अगर ए उत्पादन कार्य करने आएगा तो वह अधिकतम उत्पादन कितना कर पाएगा, OA2 के बराबर। और इसी तरह से बी की उत्पादकीय क्षमता क्या है, OB2 के बराबर होगी, यानी इनकी उत्पादकीय क्षमता OA2, बी की उत्पादकीय क्षमता कितना है, OB2 के बराबर। ठीक है, इतनी मान्यताएं आपने समझ ली। ठीक है, अब इस डायग्राम का एनालिसिस देखते हैं, है ना, विश्लेषण देखते हैं कैसे करेंगे। आप क्या मान के चलेंगे, आप मानेंगे कि सबसे पहले कौन सा विक्रेता प्रवेश करेगा बाजार में। मान लीजिए सपोज कीजिए ए विक्रेता ए बाजार में सबसे पहले प्रवेश करता है। ए ने क्या किया, सबसे पहले एंट्री ली मार्केट में। और एंट्री ली तो अपने आप में वो हीरो है ना। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि एकाधिकार, उसको लगा भैया हम तो एकाधिकार की स्थिति में हैं, एकाधिकार की स्थिति में है। जब उसको लगेगा तो वह कितना कीमत निर्धारित करेगा, वो अधिकतम कीमत अपनी OP1 निर्धारित करेगा। OP1 निर्धारित करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, आपको पता है कि एकाधिकार में अधिकतम लाभ कब मिलता है, कब मिलता है, जब MR इज इक्वल टू MC के, और जो MC का स्लोप होता है, ठीक है, MC का जो स्लोप होता है वो अधिक हो किससे, MR के स्लोप से, MR के ढाल से। ठीक है, जहां पर इसको ये मान्यता मिल गई, कहां मिली, OP1 पर, और वहां पर इसने क्या किया, एकाधिकारिक कीमत को निर्धारित कर दिया। अकेला बेचने वाला था, उसने कहा हम कीमतों को कितना रखेंगे, OP1 के बराबर। दूसरी बात आप पूछेंगे कि सर OP1 कैसे निर्धारित हो गया। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि जो मान्यताएं हैं वो कुर्नो के मॉडल की मान्यताएं हैं। ऐसे में जो MR रेखा होगी वो A1 बिंदु से होके गुजरेगी, इस वाले बिंदु से। और आपको पता है जो मार्जिनल कॉस्ट की रेखा है वो AB रेखा के संपाती होगी, या कह लीजिए AB जो है वो एक तरह से किसको दिखा रहा है, सीमांत लागत रेखा को दिखा रहा है। ऐसे में MR रेखा कुछ इस तरह से बनेगी और आके A1 पर काटेगी, और ऐसे में MR इज इक्वल टू MC के, और जो MC का स्लोप होगा वो MR के स्लोप से अधिक होगा। तो A1 बिंदु पर संतुलन आ गया। कीमत कितनी निर्धारित कर ली इन्होंने, OP1 के बराबर। अब क्या होगा, अब फर्म B बाजार में प्रवेश करेगी। B की एंट्री हुई, B ने प्रवेश किया। उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो फर्म A है या जो विक्रेता A है वह OP1 कीमत रख रहा है। तो वह क्या करेगी, वह मानकर चलेगी कि अब विक्रेता A अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, और जब वह अपने कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी तो B क्या करेगा, B अपनी कीमतों को घटाकर कितना कर देगा, OP2 कर देगा। यहां कहीं कर दिया उसने कीमतों को, ठीक है, कीमतों को घटाकर कितना कर दिया, OP2 के बराबर। और जब OP2 के बराबर कर दिया तो कितना बाजार में भाग बेचने लगेगा, वह OP2 कीमत पर यहां कहीं आ जाएगा, इसका यहां कहीं बेचने लगेगा। तो उसके पास जो उपभोक्ता होंगे, भाई कीमतों को उसने कम कर दिया है, तो ए के उपभोक्ता किधर जाने लगेंगे, बी के पास जाने लगेंगे, बी के पास जाएंगे। भाई सामान्य सी बात है, भाई जहां कीमत कम है हम वहां से वस्तु ले लेंगे। ए को जब पता चलेगा कि बी कीमतों को कम लेकर उसके उपभोक्ताओं को तोड़ रहा है, उसके उपभोक्ताओं को अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो क्या करेगा, वो भी कीमतों को घटा देगा, और कीमतों को घटाकर सपोज कीजिए OP3 कर दे,
और ऐसे में क्या होगा, अब बी के उपभोक्ता किधर जाने लगे, ए की तरफ जाने लगे। बी को थोड़े टाइम में रियलाइज हुआ कि हाँ यार इस तरह की स्थिति है, तो वो क्या करेगा, वो कीमतों को और घटा के OP4 कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, प्राइस वार, कीमत युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। कीमत युद्ध चलेगा इन लोगों के बीच में, प्राइस वार चलेगा। और जब कीमत युद्ध होगा, जब दोनों के बीच में कीमत युद्ध होगा तो क्या होगा, कीमत युद्ध होने से क्या हो जाएगा, जब कीमत युद्ध होगा तो वो किस बिंदु पर पहुंच के संतुलन में आएंगे, OP0। वह OP0 पर पहुंचेंगे जहां पर वो क्या पाएंगे, अपनी उत्पाद की क्षमता का संपूर्ण प्रयोग कर रहे होंगे। ऐसे में ए कितना उत्पादन करेगा, OA2 के बराबर। बी कितना उत्पादन करेगा, OB2 के बराबर। ठीक है। अच्छा, अगर आप लाभ देखना चाहें कि लाभ कितना होगा, इसमें आपसे समझना चाहूं मैं, तो प्रॉफिट कैसे बताएंगे आप, क्योंकि कॉस्ट तो 0 है। तो ऐसे में जो भी कीमतों पर ये वाला हिस्सा होगा, कौन सा हिस्सा, OA2GP0। अगर मैं यहां पे अगर आपसे लिखना चाहूं कि ए का प्रॉफिट क्या होगा, ए का लाभ क्या होगा, तो आप ऐसे ही देखते हैं ना, कीमत यानी OP0 है और क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं, OA2 के बराबर। तो ऐसे में OA2GP0 ये आपका प्रॉफिट है, किसका, ए का। बी का लाभ इसी तरह से आप बता सकते हैं, बी का लाभ कितना होगा, OB2 और FP0, ये बी का लाभ हो गया। ठीक है। तो लेकिन जब वह OP0 कीमतों को निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हो रहा है, जब वह OP0 कीमतों को निर्धारित कर रहे हैं तो कितनी कितनी मात्रा बेच रहे हैं, OA2 के बराबर, OB2 के बराबर। एजवर्थ क्या कहते हैं, एजवर्थ कहते हैं ये जो कीमत निर्धारित हुई है वो पूर्ण प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए हुई है। ऐसे में दोनों विक्रेता संतुलन की स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एजवर्थ खुद कहते हैं, एजवर्थ कहेंगे भाई ऐसा होगा नहीं। ये जो OP0 वाला संतुलन है, यह किस तरह का संतुलन है, अस्थायी संतुलन है। किस तरह का संतुलन है, अस्थायी संतुलन है, स्टेबल नहीं है ना। उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना कि जो OP0 निर्धारित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अस्थायी संतुलन है। क्यों, क्योंकि आपने दूसरी मान्यता में क्या पढ़ा, आपने दूसरी मान्यता में पढ़ा कि अल्पकाल में कीमतें भिन्न हो सकती हैं। कीमतें भिन्न होने से क्या होगा, यहां पर अगर ए ने स्वीकार कर लिया भैया हम कीमत OP0 ही रखेंगे, इससे ज्यादा उत्पादन ये कर नहीं सकता, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में बी कीमतों को बढ़ाकर तुरंत क्या कर देगा, OP1 कर देगा, कीमतों को बढ़ा देगा। सोचिए आप, बी ने क्या किया, कीमतों को बढ़ाकर OP1 कर दिया, और जब उसने कीमतों को बढ़ाकर OP1 कर दिया तो फिर क्या हुआ, फिर से प्राइस वार शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ भाई, इसके उपभोक्ता भागकर इसके उपभोक्ता कम हो गए। ठीक है। और इसीलिए एजवर्थ ने इसको एक लाइन कही है, मैं उसको पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि हम उसी स्थिति में आ गए जहां से हम चले थे और एक नया चक्र शुरू करने को एकदम तैयार है ना, एक नया चक्र शुरू कर देंगे हम। इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने कहा कि एक अनिश्चित भाग रहेगा, एक अनिश्चित भाग रहेगा जिसमें मूल्य का सूचक अनिश्चित समय के लिए डोलता नहीं थर्राता है। यानी एकाएक OP0 से कूद कर कीमत OP1 हो गई, फिर कीमत युद्ध शुरू हुआ, फिर आ गए, फिर वापस OP0 पर आ गए। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यह निकला कि ये जो संतुलन है वह अनिश्चित तथा अस्थिर संतुलन है। कैसा है, अनिश्चित भी है भाई, निर्णय नहीं हो पा रहा है कितने पर रहेगा कितने पर रुकेगा, अनिश्चित व अस्थिर संतुलन है, अनिश्चित और अस्थिर संतुलन है। कीमत क्या होगी, कीमत OP0 से OP1 के बीच फ्लक्चुएट, कम ज्यादा होती रहे। कभी OP0 फिर उससे बढ़ेगी 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 OP1,
फिर घटेगी OP1 से घटते घटते OP0। यानी अगर हम इसको मान लें कि ये एक फर्म की एकाधिकार कीमत है, ये एक फर्म द्वारा निर्धारित पूर्ण प्रतियोगी कीमत है, तो ऐसे में आप और बेहतर ढंग से इसको क्या कह सकते हैं? इसको आप कहेंगे कि भाई ऐसा है कि एजवर्थ का जो मॉडल है उसमें क्या होगा, कीमत पूर्ण प्रतियोगी कीमत से एकाधिकारिक कीमत के बीच में क्या होगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि एजवर्थ साहब ने जब इसकी व्याख्या की उसके बाद चैम्बरलिन वगैरह के मॉडल आए और उन्होंने कहा कि एजवर्थ जो है क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि अगर जब कीमतें घटने लगती हैं, है ना, जब कीमतें घट रही हैं तो धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन जब कीमतें बढ़ रही हैं तो एकाएक कूद कर वो सीधे OP0 से OP1 पे चली जा रही है। पहली बात। दूसरी बात इन्होंने और क्या की, दूसरी बात इन्होंने की कि अगर कीमत घट रही है, मैं यहाँ थोड़ा संक्षेप में आपको लिखने की कोशिश करता हूं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इन्होंने क्या कहा कि जब कीमतें घट रही हैं, जब कीमतें घट रही हैं तो धीरे धीरे घट रही हैं, ठीक है, और जब बढ़ रही है तो एकाएक कूद कर OP0 से OP1 पर पहुंच जा रही है। पहली बात, ठीक है। इसी में इन्होंने दूसरी बात कहा, इन्होंने कहा अगर कीमतें घट रही हैं तो फिर क्या हो रहा है, कीमतें घट रही हैं तो दोनों का जो बाजार है OA और OB दोनों मिलकर एक हो जा रहे हैं, ठीक है ना, यही हो रहा है ना। जब कीमतें घट रही हैं, भाई इतना इतना OP1 कीमत पर इतना बेच रहा था, उसने घटाई कीमतें, तो भाई बाजार तो एक है, इसके उपभोक्ता इसके पास जाने लगे, है ना। A ने कीमत घटाई तो B के उपभोक्ता A के पास जाने लगे, यानी बाजार मांग एक हो गया। दोनों का बाजार मांग कैसा हो गया, बाजार मांग जुड़ गया, एक हो गया। कितना, OA प्लस OB। ये तो बाजार मांग एक्चुअल में है, लेकिन हमने कहा था हमने अलग अलग बांट दिया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है जब कीमतें घट रही हैं। लेकिन जब कीमतें बढ़ रही हों, जब कीमतें बढ़ रही हों तब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अकेला OB क्या कर रहा है, अपनी कीमतों को बढ़ाकर OP1 कर दे रहा है। यानी जब कीमतें बढ़ेंगी तो जो बाजार हैं वो अलग अलग होंगे, दोनों के लिए जो बाजार मांग है वो अलग अलग दिखेगी, ठीक है। तो ये किसका मॉडल है, ये एजवर्थ का मॉडल है। फाइनली मैं आपको क्या बताने की कोशिश किया है इस एजवर्थ मॉडल में। एजवर्थ मॉडल में हमने आपसे बताया कि इन्होंने कुर्नो की आलोचना की। इन्होंने माना कि भैया कुर्नो जो मान रहे हैं कि उत्पादन स्तर, एक विक्रेता दूसरे के विक्रेता के उत्पादन स्तर को स्थिर मानता है, ऐसा इसमें नहीं होगा। हम कीमतों को स्थिर मानेंगे, यानी एक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की कीमतों को स्थिर मानेगा। यह मानकर इन्होंने क्या की है, अपने मॉडल की व्याख्या की है। 3 मान्यताएं हमने इसमें ली। कौन कौन सी मान्यता ली, पहले हमने मान्यता ली कि भैया कीमत अल्पकाल में भिन्न भिन्न हो सकती है, और उससे पहले हमने क्या मान्यता ली थी कि असीमित उत्पादन क्षमता नहीं है किसी भी विक्रेता के पास। उत्पाद की क्षमता कैसी होगी, सीमित होगी, है ना, सीमित उत्पादन क्षमता होगी। और तीसरी मान्यता हमने ली थी कि बाजार मांग को अलग अलग बांट दिया गया है, ए के लिए OA, B के लिए OB, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया और हमने क्या पाया कि जो कीमत है वो पूर्ण प्रतियोगी कीमत से एकाधिकार कीमत के, जो पूर्ण प्रतियोगी कीमत है उसको लेकर एकाधिकार कीमत के बीच में बदलती रहेगी, और संतुलन कैसा होगा, अस्थायी अस्थिर संतुलन होगा, ठीक है, ठीक है, यानी स्थिर संतुलन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको एजवर्थ का ये मॉडल समझ आया होगा। किसी भी संबंधित सवाल के लिए, है ना, जो भी मैं लेक्चर में आपको ये मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ लियोपोली के, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में ही पूछें, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछने का प्रयास करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में मिलकर, तो ये वर्चुअल दुनिया है ना। तो इस वर्चुअल दुनिया में आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, मैं उसको अगले लेक्चर में जरूर शामिल करूंगा, है ना। अगर आपका कोई भी सवाल होगा, कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो, मैं उसके लिए अलग से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अलग से समझा सकूं। और जो भी स्टूडेंट TGT, PGT, GDC, GIC की तैयारी कर रहे हैं,
तो आज तो डेट भी आ गई जीआईसी जीडीसी की, तो ऐसे में आप मॉडल को खुद से पढ़ें, है ना, जो हमने पढ़ाया उसको एनालिसिस करें और उसके बाद एक खुद का नोट्स बनाएं। क्योंकि जब आप खुद का नोट्स बनाएंगे ना, खुद से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे लेक्चर को देखकर, तो वो जो नोट्स होगा वो अस्थाई होगा, स्थाई स्टेबल होगा, और आपके माइंड में भी नोट्स बनाने के बाद आप उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, आपको मेन पॉइंट्स पता होंगे, और जब भी कॉन्सेप्चुअल सवाल आएंगे तो उसमें आपसे गलती नहीं होगी। और आखिरी बात कि जो भी मॉडल पढ़ें, जिन भी अर्थशास्त्रियों को पढ़ें, उनको आपस में लिंक करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे आज हमने कहा कि एफ वाई इजवर्थ को आप और किस लिए जानते हैं, आप जानते हैं कि अनधिमान वक्र का सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादन किया। तो इसी तरह से जो मॉडल्स हैं, जो अर्थशास्त्री, उनको लिंक करें कि उन्होंने और क्या दिया है। कभी भी आपके मन में किसी भी इकोनॉमिस्ट का जिक्र है, आप तुरंत सोचिए कि इस बंदे ने और क्या क्या किया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं आपसे लेता हूँ विदा। ठीक है, थैंक यू।